Your smartphone is a magical box, but do you know who's inside, deciding what you see? आप Instagram खोलते हो और देखते हो एक न्यूज चैनल पर सरकार की तारीफ और दूसरे पर गालियां। फेसबुक पर एक न्यूज चैनल कहता है सरकार भारत को विश्वगुरु बना रही है, दूसरा चैनल कहता है सरकार देश को बेच खाएगी। Who's telling the truth or is everyone lying? That's today's question and the answer will terrify you. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द वेब ऑफ इल्यूजन्स। आज हम बात करेंगे एक घटिया खेल के बारे में जो हर रोज आपके साथ हो रहा है। ये खेल खेल रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिन्हें से प्रॉफिट चाहिए, न्यूज चैनल्स जो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बेचना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो वायरल होना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो अपना नैरेटिव कंट्रोल करना चाहती हैं, एंड इन द मिडल यू एंड आई जस्ट एन इनोसेंट। नाउ दिस माइट साउंड नेगेटिव, but it's not negative, it's reality. And when you understand reality, you can fight it. मैं हूँ आपका गाइड इस जर्नी में, who loves understanding algorithms. But today, I need to show you how algorithms are breaking news itself. I'm an engineer, MBA from IIM, with 14 years of corporate work experience in Fortune Global 500 companies. Now I run my own clothing brand and give lectures and trainings in various educational institutes and private and public sector companies. In this video we will explore आपका फीड बायस्ड क्यों है, क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म्स कैसे आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, अनबायस्ड न्यूज क्यों एक्सटिंक्ट हो गई है और ये डेमोक्रेसी को कैसे मारती है, ताइवान का एक्सपेरिमेंट जहां एल्गोरिदम बायस का एक्सप्लॉइटेशन कंट्रोल किया गया, एंड फाइनली अ सॉल्यूशन बिकॉज आई एम जस्ट नॉट शोइंग यू द प्रॉब्लम्स, आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन, सो बकल अप, लेट्स बिगिन। तो पहला सवाल, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी विच यू डोंट सपोर्ट इज ऑलवेज रॉन्ग? क्वेश्चन इज सिंपल बट द आंसर इज डीप। मान लीजिए भारत में कुछ करोड़ लोग एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ करोड़ लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को। क्या सभी जो कांग्रेस को वोट देते हैं वो गलत हैं, या सभी जो बीजेपी को वोट देते हैं वो गलत हैं? बिल्कुल नहीं, ये सब लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके पास अपने अपने रीजंस हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एल्गोरिदम का इन इटसेल्फ कोई बायस नहीं होता, लेकिन वो बायस को एम्पलीफाई करता है। समझिए कैसे। स्टेप 1, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो देखते हो जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है। स्टेप 2, एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि आपने ये वीडियो देखा, उसको साथ में ये भी पता चल जाता है कि आप एंटी गवर्नमेंट वीडियो देख रहे हो। स्टेप 3, अगले 1 घंटे में प्लेटफॉर्म आपको क्या रिकमेंड करता है? 5 और एंटी गवर्नमेंट वीडियोस। कमेंट सेक्शन जो कि गवर्नमेंट की बुराई से भरा पड़ा है। सजेस्टेड चैनल्स जो सिर्फ गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करते हैं। न्यूज आर्टिकल्स क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट। स्टेप 4, यू माइंड थिंग्स, सो मेनी प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट मस्ट चेंज, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ, दैट्स क्यूरेटेड रियलिटी। यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द एंगेजमेंट ट्रैप। वीडियो ए, गवर्नमेंट की 3 इकोनॉमिक पॉलिसीज का बैलेंस्ड एनालिसिस। व्यूज 50,000, वॉच टाइम 2.5 मिनट एवरेज, कमेंट्स 500, मोस्टली सिविल डिस्कशंस, एंगेजमेंट रेट 2%। फिर एक वीडियो भी आता है, सरकार देश बर्बाद कर रही है, खतरनाक सच। व्यूज कितने मिलते हैं? 5 मिलियन, वॉच टाइम 8.10 मिनट का एवरेज, कमेंट्स 1.5 लाख, मोस्टली एंग्री, अग्रीड, एंगेजमेंट रेट 78%। अब आप बताइए, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो कौन सी वीडियो बनाओगे? मोस्ट ऑफ अस विल आंसर वीडियो बी, ऑब्वियसली। और यही है फंडामेंटल प्रॉब्लम, एल्गोरिदम रिवॉर्ड करता है एंगेजमेंट को। एंगेजमेंट आता है आउटरीच से, एंगर से, डिवीजन से, ट्रूथ और बैलेंस से नहीं। इसलिए जहां न्यूआंस्ड आर्गुमेंट को 50,000 व्यू मिलते हैं और एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट को 5 मिलियन व्यूज मिलते हैं, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, बिजनेस है। आप समझते हैं एक और कंसेप्ट, इको चैम्बर या फिर फीडबैक लूप। आप एक इंटेलिजेंट इंजीनियर, MBA, CA, डॉक्टर या फिर बिजनेसमैन, आप सीरियसली पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप एक सर्च करते हो, हाउ आर गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब आपको 20 रिजल्ट मिलते हैं, 5 एंटी गवर्नमेंट है, 15 प्रो गवर्नमेंट। अब क्योंकि मेजॉरिटी हो गई है 15 की, तो आप फिर प्रो गवर्नमेंट वीडियोस देखते हो। अब आपके एल्गोरिदम को पता चलता है ये यूजर प्रो गवर्नमेंट वीडियोस देखता है, तो अगली बार जब आप सर्च करोगे तो पूरे 20 के 20 वीडियो प्रो गवर्नमेंट ही मिलेंगे। आपकी रियलिटी शिफ्ट हो गई है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये लाखों लोगों के साथ है जो अलग अलग रियलिटी में रहते हैं। ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर लाखों लोग एक रियलिटी में रहते हैं और करोड़ों लोग दूसरी रियलिटी में,
तो कोई डायलॉग नहीं होता, कोई डिस्कशन नहीं होता है तो सिर्फ एंगर और डिवीजन। ये सब कंसेप्ट थियोरेटिकल नहीं है, ये रियल और विजिबल है। इनको हम समझते हैं दो अल्टरनेट रियलिटीज से। फर्स्ट, प्रो बीजेपी इकोसिस्टम। मान लीजिए आप देखते हैं रिपब्लिक, टाइम्स नाउ या कुछ रीजनल चैनल्स, तो ये पैटर्न आप देख सकते हो। गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, हेडलाइन विजनरी डिसीजन, इंडिया टेक्स बोल्ड स्टेप। अपोजिशन कुछ कहता है, हेडलाइन पैथेटिक पॉलिटिक्स, अपोजिशन डजंट अंडरस्टैंड। कोई क्रिटिसिज्म, एंटी नेशनल एलिमेंट्स ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज इंडिया। अब आप जो 8 घंटे इसी रियलिटी में रहते हो, उसको लगता है ये गवर्नमेंट तो ब्रिलियंट है और अपोजिशन, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। ये कॉन्शियस ब्रेन वॉशिंग नहीं है, ये है सेलेक्टिव ट्रूथ प्रेजेंटेशन। अब दूसरी अल्टरनेट रियलिटी में प्रो कांग्रेस या फिर अपोजिशन का इकोसिस्टम देखते हैं। आप जब कांग्रेस अलाइंस चैनल्स देखते हो तो न्यूज कुछ इस तरीके से होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी डिजास्टर्स, विल डिस्ट्रॉय इंडियाज इकोनॉमी। कांग्रेस की कोई नई अनाउंसमेंट, विजनरी, फाइनली अ लीडर हु अंडरस्टैंड्स। गवर्नमेंट की कोई अचीवमेंट, इनहेरिटेड फ्रॉम प्रीवियस गवर्नमेंट, नॉट देयर क्रेडिट। बोथ साइड्स आर टेलिंग हाफ ट्रूथ्स। गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा भी किया हो सकता है और कुछ गलत भी, बट एक साइड सिर्फ अच्छा दिखाएगा और दूसरी साइड सिर्फ गलत। एंड द एल्गोरिथम, इट एम्प्लीफाइज बोथ साइड्स सेपरेटली। अब इन सब फैक्ट्स को एक बार समराइज करते हैं इस टेबल में। बायस नेचुरल है, हर किसी का अपना व्यू पॉइंट है। एल्गोरिथम बायस को एम्प्लीफाई करता है मैथमेटिकली, इको चैम्बर्स बनते हैं। आप अपने ही बिलीफ्स के सर्कल में फंस जाते हो। सिलेक्शन बायस होता है, कुछ ट्रू फैक्ट्स दिखाते हैं, कुछ हाइड करते हैं। अब अगले चैप्टर में हम देखते हैं हाउ क्रिएटर्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लॉइट यू। अब तक हमने समझा एल्गोरिदम कैसे बायस को एम्प्लीफाई करता है, बट दिस इज हाफ ट्रूथ। वो अकेला नहीं है, उसके साथ है न्यूज चैनल्स जो अपनी आइडियोलॉजी को सेल करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो वायरल होना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो अपना नैरेटिव कंट्रोल करना चाहती है, और ये सब इंटेंशनली काम करते हैं। अब देखते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी कैसे होती है। द मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। समझिए, ये 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द बायस। एक न्यूज चैनल एनालिस्ट होता है, उसकी प्राइमरी जॉब है ऑडियंस का इंक्लिनेशन समझना। उसको पता चलता है हमारे मेजॉरिटी या फिर टारगेट व्यूअर्स को गवर्नमेंट की तारीफ अच्छी लगती है या गवर्नमेंट के ऊपर गुस्सा आता है। वो जान जाता है ऑडियंस का नेचुरल बायस क्या है। स्टेप 2, फीड द बायस। अब उस चैनल की हर स्टोरी सेम आइडियोलॉजी से कवर होती है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई, बायस चैनल 1 बोलेगा देश को विश्व गुरु बनाने वाली पॉलिसी, बायस चैनल 2 बोलेगा देश को बेच देने वाली पॉलिसी। स्टेप 3, एग्जैजरेट। यहाँ आता है मोस्ट डेंजरस पार्ट। मान लीजिए एक पॉलिटिशियन ने एक स्पीच दी, हमारे युवाओं को ज्यादा हार्ड वर्किंग होना चाहिए। देखते हैं डिफरेंट चैनल्स क्या करते हैं। चैनल 1, लीडर मोटिवेट्स यूथ, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। चैनल 2, शॉकिंग, लीडर ब्लेम्स यूथ फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। सेम कोट, सेम इवेंट, 2 कंप्लीटली डिफरेंट नैरेटिव्स। अब आप जो चैनल देखते हो, आप नोइंगली अननोइंगली उसी की रियलिटी में रहते हो। अब एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन है इन्फ्लुएंसर्स। कम से कम ट्रेडिशनल न्यूज चैनल कुछ तो एडिटोरियल स्टैंडर्ड रखते हैं, कोट एंड कोट, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स, एक 22 साल का लड़का है जिसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है, या फिर एक 30 साल का इंजीनियरिंग MBA ग्रेजुएट जो कॉर्पोरेट जॉब को छोड़कर इन्फ्लुएंसर बन गया है। नाउ हिज ओनली मैट्रिक्स इज व्यूज, लाइक्स, शेयर, मनी। तो वो क्या करेगा? निसंदेह वो ऐसा कंटेंट बनाएगा जो एंगेज करे, और हम जानते हैं क्या एंगेज करता है। आउटरीच, डिवीजन, कंफर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिलीफ्स। तो एक इन्फ्लुएंसर जो 5 लाख फॉलोअर लगता है, वो वीडियो बनाएगा बीजेपी के 10 सबसे बड़े झूठ या कांग्रेस ने इंडिया को कैसे लूटा। फिर वो एक और वीडियो बनाएगा, फिर एक और अपने 5 लाख फॉलोअर्स को रोज यही फीड करेगा। अब इस इन्फ्लुएंसर को कोई जर्नलिस्ट ट्रेनिंग नहीं है, कोई फैक्ट चेकिंग स्किल्स नहीं है तो सिर्फ एक ड्राइव, एंगेजमेंट को ऑप्टिमाइज करने की। वो कभी कभी सच भी कहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स फैक्ट्स को आउट ऑफ कंटेक्स्ट कहता है, स्टैटिस्टिक्स को मैनिपुलेट करता है या फिर सिंपली फैब्रिकेट करता है, क्योंकि फैब्रिकेटेड स्टोरीज ज्यादा एंगेजिंग होती हैं और इनोसेंट व्यूअर्स इसका विक्टिम बनते हैं। अब देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का रोल।
भारत में चुनाव के समय पॉलिटिकल पार्टीज करोड़ों रुपए स्पेंड करती हैं, सिर्फ एड पर नहीं बल्कि ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएशन पे, यानी अपने खुद के वीडियो, पोस्ट, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स पर फेमस क्रिएटर्स जो आइडियोलॉजी सपोर्ट करती हैं उनको फंड करते हैं, नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टोरी ही डोमिनेंट रहे। बॉट आर्मीज जैसे कि फेक अकाउंट्स जो कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी को कोई नेगेटिव स्टोरी सुननी नहीं है, तो फिर उसकी पीआर टीम क्या करती है? उसकी पीआर टीम काम पर लग जाती है और सेम डे एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन स्टोरी लाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट ने 100 नई स्कीम्स अनाउंस की हैं यूथ, विमेन एम्पावरमेंट और अंडर प्रिविलेज्ड के लिए, या फिर कोई स्कैंडल एक्सपोज होगा, या फिर पाकिस्तान रिलेटेड कुछ नई न्यूज चलेगी। अब सोशल मीडिया में क्या ट्रेंडिंग होगा? गवर्नमेंट लॉन्चेस 100 न्यू स्कीम्स, फिल्म स्टार एक्सपोज फॉर टेकिंग ड्रग्स, पाकिस्तान इन्वेंट्स देसी थॉर टू डिस्ट्रॉय इंडियन एवेंजर्स। ये सब ट्रेंड करेगा और नेगेटिव स्टोरी दब जाएगी। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये नैरेटिव मैनेजमेंट है और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। बीजेपी भी, कांग्रेस भी, रिपब्लिकन्स भी, डेमोक्रेट्स भी, किसी का भी कोई मोरल हाई ग्राउंड नहीं है, सब एक ही जैसा खेल खेल रहे हैं। अब समझते हैं पूरा सिस्टम खुद को कैसे परपेचुएट करता है। पॉलिटिकल पार्टी को एक नैरेटिव चाहिए। मान लो गवर्नमेंट एक्सीलेंट है, अपोजिशन इविल है, पार्टी अपनी एलीट न्यूज चैनल को सिग्नल देता है। ये इनफॉर्मल हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है। न्यूज चैनल से एक स्टोरी पब्लिश करते हैं जो इसी नैरेटिव को सपोर्ट करता है। फैक्ट्स हो सकते हैं लेकिन सिलेक्शन बायस के साथ। एल्गोरिदम इसी स्टोरी को दिखाता है। इंगेजमेंट हाई है क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है तो एम्पलीफाई करता है। इन्फ्लुएंसर स्टोरी को देख लेते हैं कि ये ट्रेंडिंग है तो वो बनाते हैं अपना वर्जन। अब मिलियंस ऑफ पीपल को एक ही नैरेटिव मिलता है, अलग अलग चैनल से, अलग अलग वॉइसेस से। उन्हें लगता है इट मस्ट बी ट्रू, सब तो यही कह रहे हैं। लेकिन ये सबको सबसे एक ही नैरेटिव मिल रहा है। ये डेमोक्रेटाइज्ड इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड नैरेटिव कंट्रोल है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अनबायस्ड न्यूज क्या होती है और ये क्यों जरूरी है? सवाल सरल लगता है लेकिन इसका आंसर डेमोक्रेसी के कोर में है। डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, गिव पीपल ट्रू कंप्लीट इंफॉर्मेशन, लेट देम डिसाइड। बट इफ पीपल गेट हाफ ट्रूथ्स, डेमोक्रेसी फेल्स। कुछ साल पहले एक जर्नलिस्ट का काम क्या था? सच को रिपोर्ट करना, पूरे कंटेक्स्ट के साथ, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स दिखाना, क्वेश्चन पूछना सत्ता से, फैक्ट्स को वेरीफाई करना, डबल ट्रिपल चेक के साथ, करेक्शंस को पब्लिश करना अगर गलती हो जाए। ये था अनबायस्ड जर्नलिज्म, जो परफेक्ट नहीं था लेकिन आइडियल था। लेट्स टेक एन इंजीनियरिंग एनालॉजी। अगर एक सिस्टम में आप करेक्ट डाटा इनपुट करोगे तो करेक्ट आउटपुट मिलेगा, अगर गार्बेज डाटा इनपुट करोगे तो गार्बेज आउटपुट मिलेगा, जिसको हम गीगो कह सकते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपका ब्रेन भी एक सिस्टम है। अगर आपको बायस्ड डिस्टॉर्टेड न्यूज दिया जाए यानी कि गार्बेज, तो आपके डिसीजन बायस्ड और डिस्टॉर्टेड होंगे। लेकिन आपको अनबायस्ड कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया जाए तो आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो। अब समझते हैं अनबायस्ड न्यूज हेल्दी माइंडसेट के लिए क्यों जरूरी है। रीजन 1, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट। जब आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देखते हो तो आपका ब्रेन काम करता है। आप सोचते हो ये आर्ग्यूमेंट सही है या गलत, एविडेंस क्या है, क्या अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट भी हो सकता है। ये क्रिटिकल थिंकिंग है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दिया जाए तो आप सोच ही नहीं पाते, आप बस कंज्यूम करते हो, एक्सेप्ट करते हो। रीजन 2, इमोशनल रेगुलेशन। बायस्ड न्यूज का बिगेस्ट डेंजर है, ये आपके इमोशंस को हाईजैक करता है। वन साइडेड न्यूज विल ऑलवेज मेक अस एंग्री। दूसरी पार्टी कितनी बुरी है, हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है, हमें अभी तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये इमोशनल मैनिपुलेशन है। अनबायस्ड न्यूज तुम्हें एक बेहतर स्टेट में रखता है। समझ आता है इश्यू कॉम्प्लेक्स है, कई वैलिड पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं होती, आप रेशनल रहते हो, इमोशनल नहीं। रीजन 3, सोशल कोहेजन। एक हेल्दी सोसाइटी में अलग अलग व्यू पॉइंट्स वाले लोग भी रह सकते हैं क्योंकि वो एक शेयर्ड रियलिटी पे अग्री करते हैं। हो सकता है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करो और मैं कांग्रेस को, लेकिन अगर हम दोनों को एक ही बेसिक फैक्ट्स पता हो तो हम डिबेट कर सकते हैं, सिविलाइज्ड डिबेट।
लेकिन अगर मुझे एक रियलिटी में लिव करना है और आपको दूसरी, तो कोई डिबेट नहीं होगी, सिर्फ खिंचाव होगा। और यही हो रहा है आजकल। अनबायस्ड न्यूज इसे ठीक कर सकता था। अब आता है ट्रेजिक पार्ट, अनबायस्ड न्यूज क्यों एक्सटिंक्ट हो गई है। 3 मेन रीजंस। रीजन 1, इकोनॉमिक्स। ट्रेडिशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स को रेवेन्यू से प्रॉब्लम है। पहले एड्स और सब्सक्रिप्शंस से भारी प्रॉफिट होता था, अब न्यूज़पेपर रीडरशिप गिर गई है, सब ऑनलाइन है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग में गूगल और मेटा सब कुछ ले गए, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे नहीं रहे। तो क्या होता है, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल के लिए सेंसेशनलिज्म करनी पड़ती है, क्योंकि सेंसेशनलिज्म ही व्यूज दे सकता है। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो बैलेंस न्यूज करना चाहता हो, वो शहर में नहीं रह सकता, उसके पास इनकम ही नहीं होगी। तो टैलेंटेड जर्नलिस्ट या तो अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार चैनल ज्वाइन करते हैं जहां पैसा हो, या फिर करियर ही छोड़ देते हैं। रियल अनबायस्ड जर्नलिज्म को सर्वाइवल ही नहीं है। रीजन 2, एल्गोरिथमिक इकोनॉमिक्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सच में कंसर्न नहीं है ट्रूथ से, उन्हें कंसर्न है 2 चीजों से, यूजर एंगेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। ज्यादा एड्स देखो, अनबायस्ड या फिर बैलेंस्ड न्यूज, लो एंगेजमेंट, बायस्ड, एंग्री मेकिंग न्यूज, हाई एंगेजमेंट। तो एल्गोरिदम नेचुरली बायस कंटेंट को प्रमोट करता है, और जब बैलेंस जर्नलिज्म को व्यूज नहीं मिलते तो उसमें इन्वेस्ट करने से क्या पॉइंट है। रीजन 3, पॉलिटिकल प्रेशर। मॉडर्न एरा में पॉलिटिकल पार्टीज को न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस पर कंट्रोल चाहिए। ये सब देशों में हो रहा है। इंडिया में क्या बीजेपी अलाइंड हो या कांग्रेस अलाइंड। फिलीपींस में तो प्रेसिडेंट रॉड्रिग ड्यूटेर्टे के दिनों में जर्नलिस्ट को थ्रेटन किया जाता था। रशिया में स्टेट कंट्रोल न्यूज है। चाइना में पूरा प्रोपेगेंडा सिस्टम है। प्रेशर बहुत है, और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को या तो प्रेशर एक्सेप्ट करना पड़ता है या फिर करियर ही छोड़ देना पड़ता है। तो अब बचे हैं सिर्फ 2 टाइप ऑफ न्यूज। पहला, स्टेट अलाइंड या पॉलिटिकल पार्टी अलाइंड न्यूज, जो सिर्फ एक साइड को प्रेजेंट करते हैं। दूसरा, क्लिकबेट न्यूज, जो व्यूज के लिए ट्रूथ को ट्विस्ट करते हैं। दोनों ही बायस्ड हैं। तो आखिर क्या होता है जब सब कुछ बायस्ड हो जाए। पोलराइजेशन इंक्रीजेस, लोग ज्यादा डिवाइडेड हो जाते हैं। वायलेंस राइजेस, जब इमोशंस हाई हो तो वायलेंस आता है। ट्रस्ट इरोड्स, लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रहता। डेमोक्रेसी वीकेंड्स, इन्फॉर्म सिटीजन्स नहीं रहते। और सबसे सैड बात, ये इनएविटेबल लगता है, जैसे कि ये लॉ ऑफ नेचर हो, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हम समझते हैं कि क्या हो रहा है तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी, ताइवान की केस स्टडी, जहां पर एक एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ट्राई किया गया। ताइवान में सीरियस पॉलिटिकल डिविजन्स हैं, प्रो इंडिपेंडेंस वर्सेस प्रो यूनिफिकेशन। बेसिकली मेनलैंड चाइना से इंडिपेंडेंस रहने या फिर यूनिफाई होने के सपोर्ट में। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, फ्री प्रेस, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, हैवी सोशल मीडिया यूज है, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक। लेकिन ताइवान ने एक बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया, एल्गोरिदम को डेलिबरेटली रीडिजाइन किया। ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है एल्गोरिदम को डेलिबरेटली डीपोलराइज करने के लिए कैसे रीडिजाइन किया गया। ये इंडिया के फ्यूचर के लिए एक ब्लूप्रिंट हो सकता है। तो ताइवान में 2022 में क्या हुआ, ताइवान की गवर्नमेंट और टेक कंपनीज को एक रियलाइजेशन हुआ, हमारे एल्गोरिदम्स हमारी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और उन्होंने एक अनप्रेसिडेंट डिसीजन लिया, एल्गोरिदम को डेलिबरेटली रीडिजाइन करके, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से। ट्रेडिशनल एल्गोरिदम का लॉजिक होता है मैक्सिमम एंगेजमेंट के लिए promote whatever gets most views. Taiwan's new approach, promote content that gets engagement from opposite ideological groups. अगर एक प्रो इंडिपेंडेंस वीडियो है और उस पर प्रो यूनिफिकेशन लोग भी कमेंट कर रहे हैं रेशनल वे में, तो फिर उसे प्रमोट करो, क्योंकि ये क्रॉस आइडियोलॉजिकल एंगेजमेंट है। स्टेप 1, दी हाइपोथेसिस। ताइवान के रिसर्च ने एक हाइपोथेसिस बनाया था, if we promote content that gets positive engagement from both sides, then maybe we can create dialogue instead of polarization. यानी कि दोनों कैंप्स के लोग एक ही कंटेंट के साथ एंगेज कर रहे हैं,
रेशनल डिस्कशन के साथ, ना कि अब्यूज फिल्ड कमेंट्स के साथ। तो ये कंटेंट को एम्पलीफाई करके क्या हो सकता है? शायद दोनों साइड्स को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का मौका मिल जाए। अब देखते हैं ये न्यू एल्गोरिदम टेक्निकली कैसे काम करता था। ओल्ड एल्गोरिदम, इफ टोटल एंगेजमेंट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड देन प्रमोट कंटेंट, एल्स सप्रेस कंटेंट। बेसिकली ये प्रोग्रामिंग थी। जब एंगेजमेंट इक्वल थी, प्रो गवर्नमेंट कमेंट्स, एंटी गवर्नमेंट कमेंट्स, सबको सेम वेटेज दिया जाता था। तो अगर कोई कंट्रोवर्शियल पोस्ट 1 मिलियन व्यू लाता था तो वो प्रमोट होता था। हाउएवर इन न्यू एल्गोरिदम, इफ एंगेजमेंट फ्रॉम प्रो इंडिपेंडेंस इज ग्रेटर देन 1 lakh एंड एंगेजमेंट फ्रॉम प्रो यूनिफिकेशन is also greater than 1 lakh and rational discussion score is greater than 0.7, then promote content with high priority. Else if engagement from only one side is greater than 500,000 and emotional inflammatory score is greater than 0.8, suppress content. Else if mixed engagement with constructive tone, promote with medium priority. एक बार फिर से ध्यान से इस लॉजिक को समझिए, यानी अगर दोनों साइड से रेशनल एंगेजमेंट आ रहा है तो प्रमोट करो विद हाई प्रायोरिटी। अगर सिर्फ एक साइड से इन्फ्लेमेटरी एंगेजमेंट आ रहा है तो फिर कंटेंट को सप्रेस करो। अगर मिक्स्ड एंगेजमेंट है लेकिन टोन कंस्ट्रक्टिव है तो फिर भी प्रमोट करो। स्टेप 3, हाउ इट वर्कड इन प्रैक्टिस। अब एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। ताइवान में इंडिपेंडेंस को लेकर एक डिबेट है। एक क्रिएटर ने समझिए एक वीडियो बनाया, उसका टाइटल है क्या ताइवान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स। और इस वीडियो का कंटेंट है प्रो इंडिपेंडेंस के पर्सपेक्टिव से डिटेल्ड और रेस्पेक्टफुल, और साथ में प्रो यूनिफिकेशन के भी पर्सपेक्टिव से डिटेल्ड एंड रेस्पेक्टफुल, और साथ में इकोनॉमिस्ट का न्यूट्रल व्यू विद पब्लिक ओपिनियन डेटा। क्रिएटर ने कंक्लूजन निकाला, दिस इज कॉम्प्लेक्स, वी नीड डायलॉग। अब ये वीडियो अपलोड होता है। अब इस वीडियो को अगर हम ओल्ड एल्गोरिदम के बिहेवियर से समझना चाहें तो पहले एल्गोरिदम को देखना था कि टोटल कमेंट कितने हैं, जो कि इस केस में 50,000 है, मतलब कि एंगेजमेंट हाई है। लेकिन क्योंकि कमेंट डाइवर्स थे तो एल्गोरिदम को समझना मुश्किल था कि ये वीडियो किस कैंप का है, प्रो यूनिफिकेशन का या फिर प्रो इंडिपेंडेंस का। तो इसे सेलेक्टिवली प्रमोट करता था या फिर मॉडरेटली प्रमोट करता था। बट अगर अब हम इसे नई एल्गोरिदम के हिसाब से समझना चाहें तो नए एल्गोरिदम को एडवांस एनालिसिस करने दिया गया। कमेंट में कुछ एनालिसिस हुए, जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं। प्रो इंडिपेंडेंस कमेंट जो कि कुछ 10,000 है, ग्रेट, फाइनली समवन प्रेजेंटिंग आवर पर्सपेक्टिव फेयरली, बट आई डिसएग्री विद द यूनिफिकेशन एग्रीमेंट बिकॉज। अगर प्रो यूनिफिकेशन कमेंट्स देखें, आई अप्रिशिएट हाउ दे प्रेजेंट दी बोथ द आइडियाज, माय पर्सपेक्टिव वुड बी। इस तरीके के कुछ 12,000 कमेंट, और साथ में मिक्स्ड न्यूट्रल कमेंट्स भी, वेरी बैलेंस्ड एक्सप्लेनेशन, डायलॉग नॉट डिबेट। तो एल्गोरिदम डिटेक्ट करता है कमेंट्स इमोशनल नहीं है, हाई रेशनलिटी स्कोर है, दोनों साइड से एंगेजमेंट आई है, जो कि क्रॉस आइडियोलॉजिकल है, कंस्ट्रक्टिव टोन है, डिस्कशन है, अब्यूज नहीं, एंगेजमेंट का इंटेंट भी कंस्ट्रक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग भी है, विनिंग जैसा कुछ नहीं है। तो फिर एल्गोरिदम का डिसीजन होता है प्रमोट दिस कंटेंट विद हाईएस्ट प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि ये कंटेंट दोनों साइड को एंगेज कर रहा है, पोलराइजेशन को रिड्यूस कर रहा है, डायलॉग क्रिएट कर रहा है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहा है। अब एक और कंपैरेटिव एग्जांपल लेते हैं इन्फ्लेमेटरी कंटेंट का। एक इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो बनाया, शॉकिंग ट्रूथ, प्रो यूनिफिकेशन के सपोर्टर्स चाइना के स्पाइज हैं। तो इसके कंटेंट कैसा है देखते हैं। सेंसेशनल क्लेम है, जो कि आप टाइटल से ही देख सकते हैं। इमोशनल लैंग्वेज है, ये अपोजिट साइड को अटैक कर रहा है। कॉलिंग फॉर एक्शन अगेंस्ट देम, ये वीडियो वायरल हो सकता है। कमेंट्स, प्रो इंडिपेंडेंट सपोर्टर्स, यस दिस इज द ट्रूथ, प्रो यूनिफिकेशन सपोर्टर्स, दिस इज फॉल्स, प्रोपेगेंडा। फिर हीटेड डिबेट, 50,000 कमेंट आते हैं, 5 मिलियन व्यू आते हैं। अब ओल्ड एंगेजमेंट क्या करेगा? वो देखेगा कि एंगेजमेंट हाई है तो फिर इसको प्रमोट करो। लेकिन न्यू एल्गोरिदम कमेंट को एनालाइज करता है। प्रो इंडिपेंडेंस कमेंट 80% है, प्रो यूनिफिकेशन कमेंट 20%, यानी कि एक साइड के मेजॉरिटी मतलब कमेंट बहुत ज्यादा है। टोन भी हाईली इमोशनल है, एंगर से भरी है। इंटेंट क्या है? आर्गुमेंट को विन करना, ना कि अंडरस्टैंड करना। एविडेंस की क्वालिटी क्या है? बहुत लो है। रेशनैलिटी स्कोर 0.2 आउट ऑफ 10 विच इज वेरी लो। तो फिर एल्गोरिदम डिसाइड करता है नया वाला
सप्रेस दिस कंटेंट। क्यों? क्योंकि ये कंटेंट वन साइडेड है, इन्फ्लेमेटरी है, पोलराइजेशन को इंक्रीज कर रहा है, डेमोक्रेसी को वीकन कर रहा है, फॉल्स क्लेम्स को प्रमोट कर रहा है। तो एल्गोरिदम इसे सर्च रिजल्ट में रिमूव करता है, रिकमेंडेशन फीड से रिमूव करता है, ट्रेंडिंग पेज से रिमूव करता है। रिजल्ट व्यूज ड्रामेटिकली गिर जाते हैं। मे बी 50,000 व्यूज के बजाय 5,000 व्यूज आते हैं। व्हाट चेंज इन ताइवान? ये एक्सपेरिमेंट 2022 में शुरू हुआ था, जो ताइवान की गवर्नमेंट, मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल राइट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर साथ में किया था, और नतीजे रिमार्केबल थे। इसके रिजल्ट को समझने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट 1, क्रॉस आइडियोलॉजिकल एंगेजमेंट इंक्रीज्ड। ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। लोग अपोजिट साइड के पर्सपेक्टिव को सुनने के लिए विलिंग हो गए थे। डेटा को देखा जाए तो 2021 में 12% वीडियोस में दोनों साइड से एंगेजमेंट आती थी। एक्सपेरिमेंट के बाद 2023 में 34% वीडियो में दोनों साइड से एंगेजमेंट आती थी। यानी पहले से 12% कंटेंट दोनों कैंप्स को अट्रैक्ट कर रहा था, अब 34% कंटेंट दोनों कैंप्स को अट्रैक्ट कर रहा है। What does this mean? अगर कंटेंट दोनों साइड्स को अट्रैक्ट कर रहा है तो लोग डायलॉग करने के लिए विलिंग हैं। लोग अपोजिट पर्सपेक्टिव सुनना चाहते हैं। लोग अपना माइंड खोल रहे हैं। रिजल्ट 2, पोलराइज कंटेंट रिड्यूस्ड। प्लेटफॉर्म पर पोलराइज कंटेंट की क्वांटिटी भी कम हुई। 2021 में 45% कंटेंट हैवीली वन साइडेड था, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद 2023 में केवल 18% कंटेंट हैवीली वन साइडेड है। यानी कि हाई पोलराइजेशन कंटेंट को एल्गोरिदम सप्रेस कर दिया करता है, सो रीच कम हो जाती है। तो क्रिएटर्स को इंसेंटिव मिलता है कि वो व्यूज चाहते हैं तो सिर्फ बैलेंस कंटेंट बनाए। रिजल्ट 3, रेशनल डिस्क्लोजर इंक्रीज्ड। प्लेटफॉर्म पर डिस्कशंस का टोन इंप्रूव हुआ। रिसर्चर्स ने कमेंट एनालाइज किए तो 2021 में 68% कमेंट्स में होस्टाइल या फिर एग्रेसिव टोन था। 2023 में एक्सपेरिमेंट के बाद केवल 31% कमेंट में होस्टाइल टोन है। यानी कि पहले कमेंट्स में ज्यादातर यू आर स्टूपिड, दिस इज प्रोपेगेंडा, एनीवन हु बिलीव दिस इज एन इडियट। अब कमेंट्स में क्या होता था ज्यादातर? आई डिसएग्री बिकॉज कैन यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, आई सी योर पर्सपेक्टिव। रिजल्ट 4, फैक्चुअल एक्यूरेसी इंप्रूव। प्लेटफॉर्म पर फॉल्स इंफॉर्मेशन की स्प्रेड कम हुई। 2021 में जब फैक्ट चेकर्स ने 23,000 फॉल्स क्लेम वेरीफाई किए तो उसके कंपैरिजन में 2023 में सिर्फ 8,500 फॉल्स क्लेम वेरीफाई किए गए, जो कि 63% रिडक्शन था। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम ने फॉल्स इन्फ्लेमेटरी कंटेंट को सप्रेस किया, तो फिर वो वायरल नहीं हुआ। और अगर कंटेंट वायरल नहीं होता है तो फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड नहीं होती है। रिजल्ट 5, सोशल कोहेजन इंप्रूव्ड। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सोसाइटी को बेहतर महसूस होने लगा। डेटा, ताइवान की गवर्नमेंट ने एक सर्वे कंडक्ट किया। रिस्पोंडेंट्स को पूछा कि आपको लगता है अपोजिट पॉलिटिकल साइड के साथ प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन पॉसिबल है? 2021 में जहां सिर्फ 22% लोगों ने यस कहा, तो 2023 में 61% लोगों ने यस कहा। यानी कि पहले ज्यादातर लोगों को लगता था दूसरी साइड के साथ कोई बात ही नहीं कर सकते, अब 61% लोगों को लगता है कि प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन पॉसिबल है। रिजल्ट 6, मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव। ये एक और सरप्राइजिंग रिजल्ट था। जब लोगों को लेस पोलराइज कंटेंट दिखाने लगे तो उनका मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव हुआ। डेटा कहता है, ताइवान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने डेटा कलेक्ट किया। एंजाइटी लेवल्स डिक्रीज बाय 23% lower than 2021. Depression rate decrease 18%. Sleep quality improve. People reporting better sleep. क्यों? क्योंकि अब लोगों को continuously fear mongering content, inflammatory post, outrage reducing story नहीं दिख रहे थे, तो स्ट्रेस लेवल भी कम हो गया था। एक और चीज देखी जाए तो सिविक पार्टिसिपेशन भी बढ़ा, और शायद सबसे इम्पोर्टेंट था ये, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ा। लोकल डेमोक्रेसी मीटिंग्स में अटेंडेंस 34% इंक्रीज हुई, वोटिंग रेट 8% इंक्रीज, सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन 26% इंक्रीज। यानी अब लोगों को प्रोडक्टिव डायलॉग और रेशनल इंफॉर्मेशन दिखा तो उन्हें डेमोक्रेसी में वापस फेथ आ गया और ये एक्टिवली पार्टिसिपेशन करने लगे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये सेंसरशिप है?
क्या ताइवान गवर्नमेंट ने फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट किया? ये एक लेजिटिमेट कंसर्न है। तो देखते हैं ताइवान गवर्नमेंट ने ये बैलेंस कैसे मेंटेन किया। ताइवान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बनाया, सेंसरशिप। गवर्नमेंट कंटेंट को रिमूव करता है, गवर्नमेंट अपोजिट व्यूज को सप्रेस करता है, कंटेंट को क्योंकि वो अनपॉपुलर है रिमूव किया जाता है। जबकि क्यूरेशन क्या होती है? प्लेटफॉर्म कंटेंट को ऑर्गेनाइज करता है, प्लेटफॉर्म में अच्छा कंटेंट प्रमोट किया जाता है, प्लेटफॉर्म में हार्मफुल या फिर डिविजिव कंटेंट को लोअर प्रायोरिटी दिया जाता है। ताइवान का अप्रोच था क्यूरेशन, नॉट सेंसरशिप। हाउ डिड दे इंश्योर दिस? मेथड 1, ट्रांसपेरेंसी। ताइवान ने पब्लिक को हर मंथ एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट दिया। इसमें कितना कंटेंट सप्रेस किया गया, किन क्राइटेरिया के आधार पर किया गया, किस कैटेगरी का कंटेंट किया गया और अपील प्रोसेस कितने इफेक्टिव थे। बेसिकली कोई सीक्रेट नहीं था, सब कुछ पब्लिक के लिए ट्रांसपेरेंट था। मेथड 2, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट। ताइवान ने एक इंडिपेंडेंट रिव्यू बोर्ड बनाया। इस बोर्ड में डिजिटल राइट एक्टिविस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, अपोजिशन पार्टी मेंबर थे, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। बोर्ड का काम था एल्गोरिदम की डिसीजन को रिव्यू करना। अगर बोर्ड को लगता था कि एल्गोरिदम गलत डिसीजन ले रहा है तो वो चेंज भी कर सकते थे। मेथड 3, अपील की मैकेनिज्म भी थी। अगर किसी का कंटेंट सप्रेस किया जाता था तो उसे अपील करने का राइट था। प्रोसेस क्या थी? कंटेंट सप्रेस होता है, क्रिएटर को नोटिफिकेशन जाता है, क्रिएटर अपील करता है, अपील को इंडिपेंडेंट पैनल फिर रिव्यू करता है, फिर पैनल डिसाइड करता है कि कंटेंट को रिस्टोर करना है या नहीं। और ये अपील प्रोसेस भी काफी इफेक्टिव था। लगभग 15-20% केसेस में सप्रेस कंटेंट को रिस्टोर भी कर दिया जाता था। मेथड 4, ओपन सोर्स एल्गोरिदम। ताइवान ने अपने एल्गोरिदम का कोड पार्शियली ओपन सोर्स बना दिया था। पूरा नहीं क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं, लेकिन कोर लॉजिक पब्लिक को असेसेबल था। रिसर्चर्स एल्गोरिदम को स्टडी कर सकते थे, बग्स को आइडेंटिफाई कर सकते थे, अनफेयर बायस हाईलाइट भी कर सकते थे। फिर यूजर कंट्रोल भी था। सबसे इंपॉर्टेंट, यूजर्स को एल्गोरिदम पर कंट्रोल दिया गया था। फीचर्स थे जैसे कि प्रमोट कंस्ट्रक्टिव कंटेंट टू मी, शो मी डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, रिड्यूस इन्फ्लेमेटरी कंटेंट, आई वांट टू सी ऑल व्यू पॉइंट्स इक्वली। यूजर्स ने अपनी प्रेफरेंस सेट कर सकते थे। प्लेटफॉर्म उन प्रेफरेंसेस के आधार पर कंटेंट डिलीवर करता था। तो बेसिकली एल्गोरिदम ने जबरदस्ती कुछ नहीं किया, यूजर्स को चॉइस दी गई थी। मेथड 6, एक्सप्लिसिट वैल्यू स्टेटमेंट। प्लेटफॉर्म ने एक बहुत क्लियर मिशन स्टेटमेंट पब्लिश किया। Our goal is not to promote what you see. Our goal is to help you see better. We promote content that encourages dialogue, not polarization. We suppress content that spreads false information and inflames division. But we remain neutral on substantive political questions. We don't favor any party over another. We favor dialogue over hostility, rational discussions over emotional manipulation, truth over falsehood. और ये स्टेटमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया गया। एंड द रिजल्ट, नॉट सेंसरशिप बट बेटर प्लेटफॉर्म। ताइवान के अप्रोच के बाद लोगों को अभी भी सब कुछ देखने के लिए फ्रीडम था, लेकिन हाई इन्फ्लेमेटरी कंटेंट को लोअर प्रायोरिटी मिलता था। लोगों को अपोजिट पर्सपेक्टिव नेचुरली सजेस्ट होते थे, लेकिन फोर्सफुली नहीं, प्रेफरेंस के आधार पर। ये सेंसरशिप बिल्कुल नहीं था, ये था स्मार्ट क्यूरेशन। जैसे एक अच्छा न्यूज़पेपर एडिटर होता है जो सब कुछ पब्लिश करता है, लेकिन बेहतर स्टोरीज को फ्रंट पेज पर रखता है और क्लिकबेट स्टोरीज को चेक करता है। ताइवान ने एल्गोरिदम को एक रिस्पॉन्सिबल एडिटर की तरह डिजाइन किया। तो ताइवान की केस स्टडी ने हमें क्या सिखाया? पहला लेसन, पोलराइजेशन रिवर्सिबल है। ताइवान ने साबित किया, अगर डेलिबरेटली एल्गोरिदम को डीपोलराइज करने के लिए रिडिजाइन किया जाए तो पोलराइजेशन रिवर्सिबल है। ऑफन लोग ये सोचते हैं कि एक बार पोलराइजेशन हो गया तो उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। ताइवान की केस स्टडी से हम सीखते हैं कि पोलराइजेशन को रिवर्स भी किया जा सकता है, एल्गोरिदम को रिडिजाइन करके। लेसन 2, टेक्नोलॉजी इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। वी ऑफन थिंक पोलराइजेशन को एल्गोरिदम ने कॉज किया है तो एल्गोरिदम को ही शट डाउन कर देते हैं। बट ताइवान के एक्सपेरिमेंट ने हमें सिखाया कि उसको रीडिजाइन भी किया जा सकता है, बेटर एल्गोरिदम लिखा जा सकता है,
तो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी दे सकती है। लेसन 3, ट्रांसपेरेंसी एंड ओवरसाइट इज क्रिटिकल। अगर ताइवान ने सोची ये सब सीक्रेसी में किया होता तो लोगों को लगता ये सेंसरशिप है, क्योंकि लोगों को ये सब पहले से ही पता था तो उन्हें कॉन्फिडेंस था। लेसन 4, यूजर चॉइस इज इंपॉर्टेंट। ताइवान ने लोगों पर ये एल्गोरिदम फोर्स नहीं किया। प्लेटफॉर्म्स ने कहा ये डिफॉल्ट है, अगर आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। लेसन 5, ग्लोबल पोटेंशियल। ये बाकी देशों के लिए भी सबक था। अगर ताइवान अपने एल्गोरिदम को चेंज करके पोलराइजेशन को रिड्यूस कर सकता है तो फिर बाकी देश भी इसे अपने देश में कॉपी कर सकते हैं और पोलराइजेशन रिड्यूस कर सकते हैं। इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, क्या इंडिया ताइवान का मॉडल इंडिया में कॉपी कर सकता है? देयर विल बी सम चैलेंजेस। पहला, स्केल। इंडिया की पॉपुलेशन ताइवान से 130 टाइम्स ज़्यादा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है। डाइवर्सिटी, इंडिया में ताइवान से ज़्यादा लैंग्वेजेस, रिलीजन्स और रीजन्स हैं। पॉलिटिकल विल, क्या इंडियन गवर्नमेंट ये वॉलंटरली ट्रांसपेरेंसी अडॉप्ट करेगा? चौथा, टेक कैपेसिटी, क्या इंडियन प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी ये एल्गोरिदम डेवलप कर सकते हैं? इफ देयर आर चैलेंजेस, सो आर अपॉर्चुनिटीज। फर्स्ट वुड बी अर्ली मूवर एडवांटेज। अगर इंडिया पहले ऐसा कर सके तो ग्लोबल लीडर बन सकता है। सेकंड, टेक टैलेंट। इंडिया में टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं तो ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। एंड थर्ड, इंटरनेशनल प्रेशर। ग्लोबल डेमोक्रेटिक कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट करेंगे। तो एक बार इस चैप्टर को समराइज करते हैं इस टेबल में। पोलराइजेशन ऑटोमेटिक नहीं है, एल्गोरिदम के डिजाइन चॉइस पर डिपेंड करता है। बेटर एल्गोरिदम पॉसिबल है जो डीपोलराइज करते हैं, पोलराइज नहीं। डायलॉग को प्रमोट किया जा सकता है डेलिब्रेटली डिजाइन के थ्रू। फ्रीडम को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपेरेंसी और क्यूरेशन के थ्रू ये मेंटेन हो सकता है। ये मॉडल दूसरों को इंस्पायर कर सकता है, इंक्लूडिंग इंडिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, एल्गोरिदम्स को हमारी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना जरूरी नहीं है। अगर हम स्मार्टली डिजाइन करें तो एल्गोरिदम हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन भी कर सकती है। तो ताइवान ने हमें सिखाया पोलराइजेशन को रिड्यूस किया जा सकता है, पर एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या इंडिया इसे अडॉप्ट करेगा या फिर फ्यूचर में पोलराइजेशन और बढ़ेगा इंडिया में? तो ताइवान और इंडिया दोनों में ही एक ही मैथमेटिकल पैटर्न को देखा जा सकता है। एल्गोरिदम और पॉलिटिकल डिवीजन एम्पलीफाई करते हैं बायस को, जो कि पोलराइजेशन को बढ़ाता है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाता है। ये पैटर्न बहुत ही कंसिस्टेंट है और अब इसको सारी दुनिया में ही देखा जा सकता है। फिलीपींस में, ब्राजील में, यूएस में और यूके में भी सब जगह सेम ही प्रॉब्लम है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एल्गोरिदम्स डोंट केयर अबाउट द ट्रूथ, ऑल व्हाट दे केयर अबाउट इज एंगेजमेंट। तो चलिए एक बार रिकैप करते हैं, अभी तक हमने क्या सीखा। एल्गोरिदम्स नेचुरल बायस को एम्पलीफाई करते हैं। क्रिएटर्स, पॉलिटिशियंस और प्लेटफॉर्म्स इंटेंशनली फिर इसे एक्सप्लॉइट करते हैं। अनबायस्ड न्यूज कैसे लगभग एक्सटिंक्ट ही हो गई है। ताइवान में एल्गोरिदम को कैसे रिडिजाइन किया गया फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। अब सवाल यह है, क्या हम इसको बदल सकते हैं? तो जवाब है हाँ, और उसका सिर्फ कोई एक तरीका नहीं, दो तरीके नहीं, मल्टीपल वेज है। अब मैं बताता हूँ इस प्रॉब्लम में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एल्गोरिदम, पॉलिटिशियंस या क्रिएटर्स की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम आपकी भी है और मेरी भी, और हमें देखना होगा कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम अलग अलग लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला लेवल समझते हैं कि हम अपने पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं। पहला पॉइंट होगा, अपने एल्गोरिदम को समझो। हर बार जब आप एक वीडियो देखते हो, एक पोस्ट लाइक करते हो, एक कमेंट करते हो, आप एल्गोरिदम को डेटा दे रहे हो। इस बात को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए और फिर इंटेंशनल भी बनना चाहिए कि कौन सा डेटा हमारी एल्गोरिदम के पास जाए। पॉइंट नंबर 2, डेलिब्रेटली अपोजिट व्यू पॉइंट्स को भी देखो। अगर आप प्रो गवर्नमेंट हो तो कम से कम एक अच्छा अपोजिशन चैनल भी सब्सक्राइब करो। अगर आप अपोजिशन सपोर्टर हो तो कम से कम एक गुड गवर्नमेंट चैनल को देखो।
not to agree, but to understand. Point number 3, engage with nuance. अगर एक वीडियो में सिर्फ एक साइड दिख रहा हो तो कमेंट में क्वेश्चन पूछो। अगर कोई क्लेम बिना एविडेंस के हो तो चैलेंज करो उसको। एंगेजमेंट भी, जिससे एल्गोरिदम को सिग्नल मिले कि न्यूएंस मैटर्स। 4th, सपोर्ट क्वालिटी जर्नलिज्म। मीडियम, सबस्टैक या छोटे इंडिपेंडेंट न्यूज रूम को फाइनेंशियली सपोर्ट करो अगर कर सको तो, क्योंकि अच्छी जर्नलिज्म को फंडिंग चाहिए और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू अब काफी नहीं रहा है। 5, being most important in my view at least, share correction, not outrage. अगर आपको कोई मिसलीडिंग पोस्ट दिखे तो उसे करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ रीपोस्ट करो। अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहा हो तो उसे फैक्ट चेक के साथ रिप्लाई करो। 6th, टीच योर फैमिली। अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, यंगर सिबलिंग्स को एल्गोरिदम के बारे में समझाओ। बहुत सारे एल्डरली पीपल को आइडिया ही नहीं है एल्गोरिदम उन्हें क्या दिखा रहा है। लेवल 2 में हम समझते हैं कि एज अ कम्युनिटी हम क्या कर सकते हैं साथ में। पॉइंट नंबर 1, सचेतता के साथ डिस्कशन करो। कॉलेज में, ऑफिस में, कम्युनिटी सेंटर में डिस्कशन करो, जहां लोगों को समझाओ कि एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं। पॉइंट नंबर 2, मीडिया लिटरेसी को इम्प्रूव करो। स्कूल और कम्युनिटीज में क्रिटिकल मीडिया कंजम्पशन को टीच करो। लोगों को सिखाओ कि कैसे सोर्सेस को वेरीफाई किया जाए, कैसे बायस आइडेंटिफाई करें, कैसे फैक्ट चेक करें। 3rd, इंटरफेथ डायलॉग को ऑर्गेनाइज करो। रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच एक्चुअल कन्वर्सेशन करो, क्योंकि एल्गोरिदम्स ने जो डिवाइड क्रिएट किया है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन उसे शायद ठीक कर सकती हैं। लेवल 3, बड़े और सिस्टमेटिक चेंज के लिए हमको क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, रेगुलेशन के लिए प्रेशर बनाओ। इंडिया में अभी सोशल मीडिया रेगुलेशन के लिए कोई स्ट्रॉन्ग लॉ ही नहीं है। हमें एज अ सोसाइटी गवर्नमेंट को प्रेशर देना चाहिए, एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी की मैंडेट करे। पॉइंट नंबर 2, सपोर्ट डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन जैसे डिजिटल राइट कमीशन को सपोर्ट करो। ये ऑर्गेनाइजेशन फाइट करते हैं एल्गोरिदम के अगेंस्ट। पॉइंट नंबर 3, प्रमोट अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स। डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करो। ब्लू स्काई जैसे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जहां एल्गोरिदम इतना कंट्रोलिंग नहीं है। पॉइंट नंबर 4, वोट फॉर डिजिटल लिटरेसी। अगर इलेक्शन में डिजिटल लिटरेसी को कोई प्रायोरिटी दे रहा है, ऐसे कैंडिडेट हैं, तो उन्हें वोट दो। लेवल 4, पर्सनल मेंटल हेल्थ। सोशल मीडिया यूज को टाइम बॉक्स करो। डेली लिमिट सेट करो कि कितना टाइम सोशल मीडिया पर खर्च करोगे। नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ करो। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एल्गोरिदम का बिगेस्ट वेपन है। क्यूरेटेड फीड्स बनाओ। जिन अकाउंट्स को फॉलो करते हो सोच समझ कर करो। क्वालिटी अकाउंट्स फॉलो करो, ट्रैश अकाउंट्स अनफॉलो करो। रेगुलर डिजिटल डिटॉक्स लो। हर हफ्ते में कम से कम एक दिन सोशल मीडिया फ्री रहो। रियल लाइफ में फोकस करो, रियल रिलेशनशिप्स करो। अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, एल्गोरिदम सिर्फ एक टूल है और टूल के पीछे लोग होते हैं और लोग चेंज हो सकते हैं। अगर हम कलेक्टिवली ये रियलाइज करें कि हमारे दिमाग को हैक किया जा रहा है तो हम रेजिस्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने बायस को एक्नॉलेज करें तो हम उसे ओवरकम भी कर सकते हैं। अगर हम ट्रू इन्फॉर्मेशन के लिए एफर्ट करें तो हम इन्फॉर्म सिटीजनरी बन सकते हैं। एक इन्फॉर्म सिटीजनरी ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही रिलीजियस हार्मनी को पॉसिबल बनाता है। तो ये वीडियो सिर्फ आपको प्रॉब्लम दिखाने के लिए नहीं था, ये था आपको पावर दिलाने के लिए, पावर को रियलाइज कराने के लिए और फिर उस पावर को यूज करने के लिए। तो जहां से हमने स्टार्ट किया था, योर स्मार्टफोन इज अ मैजिक बॉक्स, बट ये मैजिक आपके हाथ में है, एल्गोरिदम के नहीं। सो टेक योर मैजिक बैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।